और अब बात 14 साल के उस युवा टैलेंट की जिसकी चारों ओर खूब चर्चा हो रही है। हम बात कर रहे हैं आईपीएल में राजस्थान के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने जयपुर में गुजरात के खिलाफ महज 35 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया और आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाली युवा बल्लेबाज अब बन गए हैं। रिपोर्ट देखिए। आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में चौको छक्कों की बरसात। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले युवा बल्लेबाज बने सूर्यवंशी। जयपुर में गुजरात के खिलाफ खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार शतक लगाया। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 38 गेंदों में 101 रन बनाए। वैभव ने महज 35 गेंदों में 7 तूफानी चौकों और 11 गगनचुंबी छक्कों की मदद से आईपीएल में अपना पहला शतक भी जड़ दिया। इस शतक के साथ वैभव आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान के 37 गेंदों में बनाए गए शतक का रिकॉर्ड तोड़ डाला। हालांकि अभी भी आईपीएल का सबसे तेज शतक क्रिस गेल के नाम है। उन्होंने साल 2013 में महज 30 गेंदों में शतक ठोका था। लेकिन वैभव का ये शतक इसलिए भी खास है क्योंकि उनकी उम्र महज अभी 14 साल है। उनके इस शानदार प्रदर्शन पर क्रिकेट जगत के सितारों ने जमकर तारीफें की। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सूर्यवंशी को शाबाशी दी, तो मोहम्मद शामी ने वैभव की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। वैभव की इस अद्भुत प्रदर्शन पर बिहार में उनके गांव ताजपुर में लोगों ने केक काटकर जश्न मनाया। यहां वैभव के गांव में उनके शानदार शतक पर जमकर आतिशबाजी भी हुई। वैभव ने आईपीएल में वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी तमन्ना हर खिलाड़ी के दिल में होती है। जयपुर में वैभव का बल्ला ऐसा चला कि स्टेडियम में मौजूद फैंस खुशी से झूम उठे। खास बात यह है कि वैभव की ये पारी राजस्थान के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। उनके इस ताबड़तोड़ शतक के चलते राजस्थान की प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आईपीएल में 35 गेंद में शतक लगाकर अच्छा प्रदर्शन करने पर बिहार के समस्तीपुर में वैभव के गांव में जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया गया। लोगों ने केक काटा और मिठाइयां बांटी एक दूसरे को। वैभव के गांव के लोगों ने नारे भी लगाए। वैभव के गांव के लोग इस कामयाबी पर बहुत खुश हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाई किस प्रकार से ये केक काटा जा रहा है और इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती इंटरनेशनल क्रिकेट में। 35 गेंदों में जब आप शतक जड़ दें और हिंदुस्तान का सबसे तेज शतक हो जाए। इतना छोटा बच्चा आज रिकॉर्डधारी निकला। हमारे शहर, हमारे एकेडमी का बच्चा आज इस मुकाम पे समस्तीपुर का नाम रोशन किया है। अपने माता पिता के साथ हमारे एकेडमी और के समस्तीपुर का नाम गौरवपूर्ण किया। इसके लिए हमको बहुत खुशी हो रहा है कि जिस बच्चे के साथ आप लगातार काम कर रहे हैं वो बच्चा आपको इस खुशी दे और इतना मेहनत जो आप इस बच्चे के साथ किए हैं वो दिख रहा है रिजल्ट के अनुसार। उसने जो प्रदर्शन करके दिखाया है, न केवल समस्तीपुर, पूरे बिहार का नाम आज दुनिया में रोशन हुआ है और हर जगह चर्चा का विषय है। दुनिया में इतना कम उम्र का कोई बच्चा, कम उम्र क्या, सीनियर भी कोई दुनिया का खिलाड़ी केवल एक खिलाड़ी है जिसने इससे बेहतर प्रदर्शन किया है, वरना दुनिया के तमाम बड़े से बड़े खिलाड़ी अब तक के उससे बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। निश्चित रूप से आज यहाँ पर जश्न का माहौल है समस्तीपुर में। आज पटाखा, दिवाली, ईद जो कहिए, सब लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। देखिए, वैभव के इस कारनामे के बाद जब राजस्थान की टीम होटल पहुंची तो फैंस की भीड़ उमड़ आई। सभी इस युवा खिलाड़ी की एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आए। जयपुर के होटल मैरियट में राजस्थान रॉयल्स की टीम पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं जो टीम के खिलाड़ी हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने इतिहास बनाया है यंगेस्ट खिलाड़ी होने का, आईपीएल 10 स्कोर करने का, यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम खिलाड़ी हैं वो पहुंचे हुए हैं। सेकंड फास्टेस्ट टन उन्होंने स्कोर किया है और यहां पर तमाम जो टीम की मैनेजमेंट है, टीम के खिलाड़ी जो है वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर एक इतिहास जो खिलाड़ी ने बनाया है, वैभव सूर्यवंशी जो यंगेस्ट खिलाड़ी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यंगेस्ट खिलाड़ी होने का उन्होंने इतिहास बनाया है। जिस तरह से उन्होंने आईपीएल 10 जड़ा है, फास्टेस्ट
सेकंड फास्टेस्ट रन जो है वो उन्होंने बनाया है और यंगेस्ट खिलाड़ी हैं वो। साफ तौर पर एक इतिहास जो है वो उन्होंने बना दिया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर। और अब बात मौसम की, जहां एक ओर दिल्ली में कई दिनों से तापमान गिर रहा है और गर्मी से राहत के आसार बढ़ रहे हैं, वहीं कई राज्यों में अभी 3 दिन और भीषण गर्मी से सावधान रहना होगा। हालांकि पूर्वी राज्यों में मौसम सुहाना हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में भी आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर्स है वो 28 और 30 के बीच रहने का अनुमान है। और उसके बाद 2 तारीख से वहाँ भी थंडरस्टॉर्म, हल्का फुल्का लाइट रेन एक्टिविटी एनसीआर दिल्ली में भी। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज और फिर आगामी शुक्रवार शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि राजधानी में तेज हवाएं चल सकती हैं और बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके कारण गर्मी से कुछ हद तक निजात मिलने के आसार हैं। वैसे भी दिल्ली में पिछले 4 दिनों से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है, जो गर्मी में कमी के लिहाज से अच्छे संकेत हैं। आपको बता दें, सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री रहा, जो औसत से 1.4 डिग्री ही ज्यादा है। इससे पहले रविवार को दिल्ली में पारा 41.3 डिग्री तक पहुंचा, जबकि दिल्ली में शनिवार को तापमान 42 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री तक पहुंच गया था। हालांकि उत्तर और पश्चिमी भारत के राज्यों में अभी आने वाले दिनों में काफी तेज गर्मी की आशंका है। मौसम विभाग ने जम्मू, हिमाचल, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में 3 दिन तक काफी तेज गर्मी और हीट वेव की चेतावनी दी है। इसके बाद मई की शुरुआत खुशगवार होने की संभावना जताई जा रही है। के बाद क्या है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2 तारीख को नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव कर सकता है। उसके साथ ही क्या रहेगा कि जो ईस्टर्ली हवाएं हैं बे ऑफ बंगाल से आएंगी, जिसके कारण आप सोचिए कि पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी रह सकती है। और उसके बाद जो हीट वेव है जो हमने 3 दिन के लिए दिया है वो वेट हो जाएगा। पश्चिम भारत में गुजरात में मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। राज्य के 4 जिलों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। गुजरात के कांडला में तापमान पहले ही 45 डिग्री पार कर चुका है, जबकि राजकोट में पारा 44 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। अलर्ट का डे 1 डे 2 के लिए हम हीट वेव का येलो वार्निंग दिया है। जो आइसोलेटेड जगह में भुज, मोरबी, सुरेंद्रनगर और राजकोट जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आइसोलेटेड जगह में हीट वेव का वार्निंग है। और जो तटीय क्षेत्र है इसमें भी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर का भी पूर्वानुमान दिया है। देश के बाकी इलाकों में भी मौसम में कुछ बदलाव दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी भाग में धूप तो तेज है और लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय भी करने पड़ रहे हैं, लेकिन तापमान में अभी कमी आने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 मई तक यहाँ मौसम यानी कि तापमान में कुछ गिरावट रहेगी, जिससे गर्मी से जो परेशान लोग थे उन्हें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल 4 मई तक राहत मिलने की खबर है। हालांकि एक बात और सही है कि जो एनसीआर के एरियाज है वहां पर फिलहाल गर्मी अभी भी पड़ रही है और बुंदेलखंड अभी भी फिलहाल यूपी में तपता नजर आ रहा है। झांसी में अप्रैल खत्म होते होते गर्मी चरम पर आ गई है। यहाँ पर तापमान 42 से 44 डिग्री तक पहुँच चुका है, लिहाजा लोगों को काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है। और इससे बचाव करने के लिए गर्मी में जॉब में है हम, तो हमें ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ता है। वहाँ से आते हैं तो भारी गर्मी रहती है, तो उसमें जूस वगैरह पी के अपना बचाव करते हैं। और ये तौलिया है, ये बांध के जाना पड़ता है, अन्यथा अगर ये नहीं लेके जा रहे हैं तो लू लग जाएगी तो फिर बीमार पड़ जाते हैं। गर्मी में तो हम लोग वही दुपट्टा बांध के निकलते हैं क्योंकि इतनी गर्मी है। और फिर ये क्या कर सकते हैं, गर्मी तो इतनी ज्यादा हो रही है। पानी वगैरह लेके चलते हैं और ज्यादा गर्मी लगती है तो नारियल पानी पी लेते हैं या फिर ये गन्ने का जूस वगैरह काम से चलाते हैं इससे फिर। हालांकि पिछले कई दिनों में भारी गर्मी से जूझ रहे ओडिशा के भुवनेश्वर समेत कई इलाकों में कल मौसम का मिजाज बदला दिखा। देर रात काल बैसाखी की जोरदार आंधी बारिश के बाद यहां कम से कम 20 जिलों में गर्मी से निजात मिली है। ओडिशा में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां आज भी आंधी पानी की संभावना है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और आइए आपको दिखाते हैं लंदन में हुए साइकिलिंग इवेंट की तस्वीरें। वैसे तो ब्रिटेन ही क्या, दुनिया के तमाम देशों में साइकिल की सवारी आम है, लेकिन लंदन में हुए इस इवेंट में कुछ खास था। और वो खास क्या था, ये जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। सूट बूट पहनकर तैयार इतने सारे साइकिल सवार जब लंदन की सड़कों पर निकले तो माहौल देखने लायक था। असल में ये साइकिलिंग का कोई आम इवेंट नहीं है, बल्कि ये आयोजन इस मायने में खास है कि इसके जरिए लंदन वासियों के पसंदीदा पारंपरिक ब्रिटिश रेट्रो स्टाइल की झलक दिखलाने की कोशिश की जा रही है। It's a bit like Goodwood Revival, isn't it? It's a bit of sort of heritage. Everyone has to make an effort, otherwise you stand out. So, and there's some fantastic outfits here today. हर साल लंदन की सड़कों पर होने वाली इस साइकिलिंग इवेंट में इस बार भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। इसमें महिलाओं की भी बड़ी तादाद नजर आई। बहुत से लोग अपने बच्चों को भी इसमें लेकर पहुंचे थे, तो कई लोग अपने पालतू पशुओं को लेकर भी आए ताकि वो भी इस अनोखे इवेंट का मजा ले सकें। It's just, you know, great atmosphere, as you say, lots of interesting clothes and interesting people. Yeah. करीब 16 किलोमीटर की इस साइकिलिंग इवेंट की शुरुआत 2009 में की गई थी। इसका मकसद साइकिलिंग के जरिए विंटेज फैशन स्टाइल की नुमाइश करना है। खास बात यह है कि इस दौरान कुछ बेहद पुराने स्टाइल की एंटिक साइकिलें भी सड़क पर शान से दौड़ती नजर आई, जो साइकिलिंग की समृद्ध विरासत की गवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस वक्त अयोध्या श्री राम मंदिर से शानदार खबर आ रही है। आज सुबह 8 बजे राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज दंड स्थापित किया गया है। जल्द ही इस पर ध्वजा लहराई जाएगी। ये ध्वज दंड अहमदाबाद में बनाया गया था और जनवरी 2024 में अयोध्या लाया गया। ध्वज दंड की स्थापना के बाद मंदिर की कुल ऊंचाई 161 फीट से बढ़कर 212 फीट हो जाएगी। राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसकी जानकारी दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, श्री राम मंदिर में ध्वज दंड की स्थापना की गई है और इसकी जानकारी राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की ओर से दी गई है। अब कुल ऊंचाई ध्वज दंड की स्थापना के बाद 161 फीट से बढ़कर 212 फीट हो जाएगी। और चलिए आपको लिए चलते हैं आप चार धाम यात्रा पर। ब्रेक के बाद सुसमाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब बात बाबा केदार के पंचमुखी डोली की यात्रा की करेंगे। आज बाबा केदार की डोली यात्रा गुप्तकाशी से चलकर फाटा पहुंचेगी और इससे पहले जगह जगह डोली यात्रा का श्रद्धालु भव्य तरीके से स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए। और इस यात्रा में शामिल होकर बाबा केदार के अद्भुत स्वरूप के दर्शन पूजन कर रहे हैं। पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत के बीच आस्था की बयार बह रही है। आस्था और विश्वास की धुन देखने के लिए लगातार मिल रही है। जो भी श्रद्धालु इस पंचमुखी डोली यात्रा में शामिल हो रहे हैं, बाबा केदार के उद्घोष से खुद को रोक नहीं पा रहे। आस्था और भक्ति के इस माहौल में हर तरफ महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं, गुंजायमान हो रहे हैं। तो चलिए आपको पंचमुखी डोली यात्रा में शामिल भक्तों का जोश और उत्साह दिखाएं। बाबा केदार की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं का ये जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत के बीच आस्था की ऐसी धुन देखने को मिल रही है कि जो भी श्रद्धालु इस पंचमुखी डोली यात्रा में मौजूद हैं, वे बाबा केदार के उद्घोष से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। आस्था और भक्ति के इस माहौल में हर तरफ महादेव का जय घोष ही सुनाई दे रहा है।
बाबा की भक्ति में लीन ये श्रद्धालु अपने आराध्य बाबा केदार की पंचमुखी डोली यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बाबा केदार की डोली यात्रा सोमवार को ही उखी मठ से चलकर गुप्त काशी पहुंच गई और आज पंचमुखी डोली यात्रा गुप्त काशी से चलकर द्वितीय रात्रि प्रवास के लिए फाटा पहुंचेगी और बुधवार को गौरीकुंड में डोली का रात्रि प्रवास होगा, जबकि 1 मई को डोली केदारनाथ पहुंचेगी और 2 मई को सुबह भगवान केदारनाथ के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रथम पड़ाव काशी विश्वनाथ के दिव्य मंदिर में, द्वितीय पड़ाव फाटा ग्राम में और तृतीय पड़ाव गौरी माई के गौरी मंदिर में होकर के 1 तारीख को भगवान अपने श्रीधाम में पहुंचेंगे और 2 मई को ठीक 7 बजे भगवान का जो मंगल कपाट है वह तीर्थयात्रियों के लिए, शिव भक्तों के लिए इस वर्ष की यात्रा के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। बाबा केदार की पंचमुखी डोली यात्रा का जगह जगह श्रद्धालु भव्य स्वागत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस आध्यात्मिक उत्सव में शामिल भी रहे हैं। चूँकि जब हर साल सर्दियों में केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो बाबा केदार की भोग मूर्ति को पंचमुखी डोली में रखकर उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर लाया जाता है और वहां भगवान 6 महीने तक विराजते हैं। फिर जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का समय आता है तो बाबा की डोली को फिर से केदारनाथ मंदिर में ले जाया जाता है, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। केदारनाथ एक ऐसा दिव्य ज्योतिर्लिंग है, यहाँ आने से, यहाँ के दर्शन करने से एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पापों का भस्म हो जाता है और वह जीव जो है पुण्य रूप में, जीव शिव स्वरूप में इस मृत्युलोक में निवास करता है और भगवान केदारनाथ जी की ऐसी असीम कृपा उसके ऊपर होती है। उसके सारे मनवांछित कर्म फल उसको मिलते हैं और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। पंचमुखी डोली में बाबा केदार के 5 मुखों को दर्शाया गया है। तेज और तप के श्रृंगार से परिपूर्ण चांदी की इस मनमोहक मूर्ति की विशेष पूजा अर्चना का भी विधान है। कुल मिलाकर भक्तों को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है और वो शुभ घड़ी आने वाली है जब भक्तों को बाबा केदार के रूप में देवाधिदेव महादेव के दिव्य दर्शन होंगे। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदार घाटी से अब आपको लेकर चलते हैं बद्री विशाल के धाम में, जहां बद्रीनाथ के कपाट खोलने के लिए तैयारियां आखिरी पड़ाव पर पहुंच गईं। इस बार प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, एक खास रिपोर्ट में देखिए। बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है भगवान बद्रीनाथ का ये धाम। मंदिर के कपाट खोले जाने की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। मंदिर परिसर को रंग रोगन करके चमका दिया गया है और अब इसे फूलों से सजाया जाएगा। मंदिर के कपाट अभी भले ही बंद हैं, लेकिन इलाके में चहल पहल बढ़ गई है। यहाँ स्थित तप्त कुंड को भी रंग रोगन करके दुरुस्त कर दिया गया है। कुछ श्रद्धालु अभी ही यहाँ पहुँच रहे हैं और तप्त कुंड में स्नान के बाद दूर से ही मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। प्रशासन से जुटे लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं। अभी मास्टर प्लान के हिसाब से काफ़ी काम हमारे या तो पूरे हो चुके हैं या पूरे होने की स्थिति में है और कुछ कार्य है जो कि अभी शेष हैं, उसमें कुछ समय लगने की भी संभावना है। डिफ़िकल्ट वर्क्स हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन है, लेकिन हमारी एजेंसीज या जो भी यहाँ अधिकारी हैं वो पूरे मनोयोग से काम करने में लगे हुए हैं और हम आशा करते हैं कि उसी के लिए पूरे हों। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम कपाट खोले जाने से जुड़ी रस्में 22 अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं। 22 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के महाअभिषेक के लिए तिल का तेल निकाला गया। अब गरुड़ जी 1 मई को जोशीमठ पहुंचेंगे। 2 मई को जोशीमठ से गाढ़ू घड़ा तेल कलश यात्रा बद्रीनाथ धाम जाएगी। ये कलश यात्रा 3 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। मंदिर के कपाट शुभ लगन के अनुसार 4 मई को सुबह 6 बजे विधिवत पूजा अर्चना के साथ आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे।
इस बीच चमोली जिला प्रशासन ने चारधाम यात्रा और बद्रीनाथ में दर्शन को सुगम बनाने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं ताकि तीर्थ यात्रियों को सहूलियत हो। इस बार बद्रीनाथ मंदिर परिसर के अंदर वीडियो कॉलिंग और फोटो लेने पर रोक रहेगी। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों के जूते के ढेर लगने की समस्या दूर करने का उपाय किया गया है। इसके लिए साकेत तिराहे पर जूता स्टैंड बनाया जाएगा। साथ ही होटल मालिकों से तीर्थ यात्रियों को कपड़े के जूते या मोटी जुराबें देने के लिए कहा गया है। मंदिर के पास पुराने यानी 25-30 साल से दुकान लगा रहे लोगों को ही प्रसाद बेचने की इजाजत होगी। साथ ही हर जगह दुकानें लगाने पर रोक रहेगी। होटलों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम में बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों की भीड़ न हो, इसके लिए खास निगरानी रखी जाएगी। गौचर और पांडुकेश्वर में रजिस्ट्रेशन की जांच होगी। इसके बाद ही लोगों को आगे बढ़ने दिया जाएगा। बद्रीनाथ पहुंचने पर ही ISPT, BRO चौक और माणा पास में रजिस्ट्रेशन चेक किए जाएंगे। इसके बाद यात्रियों को टोकन दिया जाएगा, जिसमें मंदिर में दर्शन की टाइमिंग दी जाएगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अब हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर बनाए गए हैं। विदेशी नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों के लिए अलग से काउंटर है। हरिद्वार के अलावा ऋषिकेश में भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के 30 काउंटर बनाए गए हैं, जबकि हरबर्टपुर, विकास नगर में 15 रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं। इन जगहों पर होल्डिंग एरिया भी बनाया गया है ताकि भीड़ होने पर तीर्थ यात्रियों को रोका जा सके। होल्डिंग एरिया भी हमने बनाया है, जो कि होल्डिंग एरिया चमगादड़ टापू और बैरागी कैंप में बनाया गया है। इसके अतिरिक्त हमने जो है 15 मोबाइल टीमें रखी हुई हैं। अगर हमें 25 से 30 आदमियों के किसी धर्मशाला से फोन आते हैं कि हमारे यहाँ पे, तो हम वहाँ पर भेज करके उनका पंजीकरण करवाते हैं। कुल मिलाकर प्रयास यही है कि तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो और चारधाम यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको लेकर चलते हैं रामनगरी अयोध्या। यहाँ पर विकास की पथ पर चल रही है। रामनगरी को विरासत के रंगों से भी पूरी तरीके से जोड़ा जा रहा है और इसी कड़ी में अब अयोध्या में राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर बस स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। 250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले इस अत्याधुनिक बस स्टेशन में श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या इंतजाम होंगे, रिपोर्ट देखिए। रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर अब भव्य आकार ले चुका है। न केवल प्रभु श्री राम का मंदिर, बल्कि बीतते हर दिन के साथ ही धर्मनगरी अयोध्या भी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है। चूंकि अयोध्या सनातन संस्कृति की आस्था का मुख्य केंद्र है, इसलिए भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। राम भक्तों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब अयोध्या में एयरपोर्ट की तर्ज पर करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक बस स्टैंड का भी निर्माण हो रहा है। का जो बस स्टेशन बनेगा उसमें लगभग मॉल से लेकर पिक्चर हॉल से लेकर एक बड़ी खूबसूरती से बनेगा और उत्तर प्रदेश का समझ लीजिए ये दिल रहेगा। अयोध्या का ये धार्मिक स्थान है और यहाँ पे श्रद्धालुओं को भीड़ भी लगातार आप देखते रहते हैं। आए दिन यहाँ श्रद्धालु आते हैं जगह जगह से, बार से। ये परिवहन निगम के मंत्री ने बोला है कि ये बस अड्डे का निर्माण और अयोध्या धाम का निर्माण बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया जा रहा है। अयोध्या धाम का नया बस टर्मिनल धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए मंदिर मॉडल पर तैयार किया जाएगा, जिससे यहाँ आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को दिव्यता और भव्यता का अनुभव हो सके। इसके साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि उनकी यात्रा सुगम, सुरक्षित
और भक्ति के रंग से भरी हो। वहाँ पर हम लोग एक हवाई अड्डा की तरह बस अड्डा बनाने के लिए हम लोगों ने ओमेक्स कंपनी को अभी टेंडर दिए हैं और आप देखेंगे कम से कम 250 करोड़ रुपया से ज़्यादा की लागत से बस अड्डा बनेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि अयोध्या की सबसे खूबसूरत जो भवन होगा उस तरह का भवन जो जिसमें अयोध्या का लुक भी आपको देखने को मिलेगा। अयोध्या की विरासत को जब विकास के पंख लगे तो राम नगरी का कायाकल्प भव्य स्तर पर हो रहा है, जिसका मकसद न केवल धर्म नगरी को उसकी विरासत वाली पहचान दिलाना है, बल्कि श्रद्धालुओं को त्रेता युग की राम नगरी का एहसास कराना भी है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको लेकर चलते हैं तकनीक की अनोखी दुनिया का दीदार करवाने के लिए चीन में कार बनाने से लेकर शतरंज खेल रहे रोबोट से आपको हम मिलवाते हैं, जो अपने कौशल से न केवल लोगों का काम आसान कर रहे हैं बल्कि ये भी संदेश दे रहे हैं कि आने वाला युग तकनीक का युग है। ये तकनीक का कमाल है जो जीवन के साथ साथ अब व्यापार को भी नई दिशा दे रहा है। तस्वीरें पूर्वोत्तर चीन के जिलिन शहर की हैं, जहां कार फैक्ट्री में इंसान की जगह रोबोट्स ने ले ली है। करीब 1 दर्जन ह्यूमनॉइड रोबोट यहां गाड़ियां बना रहे हैं। भले ही इन तस्वीरों पर आपको भरोसा न हो, लेकिन जिस रफ्तार से तकनीक की दुनिया का विकास हो रहा है, आने वाला युग कैसा होने वाला है, ये नजारा इसकी बानगी है। इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स को चीन की FAW ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने बनाया है, जिसमें 6D विजन पोज अनुमान तकनीक का उपयोग किया गया है। यह तकनीक बड़ी मात्रा में सामानों को सुचारू और सटीक हैंडलिंग सुनिश्चित करती है, साथ ही विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को चुनने का प्रबंधन भी करती है। डिजिटल और AI के इस युग में चीन लगातार अपनी उपलब्धियों से लोगों को चौंका रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए जो चीन के वुशी सिटी से आई है। यहाँ एम्बोडेड इंटेलिजेंस गेम्स में रोबोट्स ने अपनी ऐसी चमक बिखेरी कि हर कोई इनका मुरीद नजर आया। फुटबॉल से लेकर शतरंज के खेल में रोबोट्स ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि पहले के मुकाबले अब जिस एल्गोरिथम तकनीक के साथ इन रोबोट्स को बनाया गया है, इससे इनकी कीमत भी कम हुई है। साथ ही अब घरेलू उपयोग के लिए भी रोबोट्स बनाने की योजना बनाई जा रही है। कुल मिलाकर शतरंज की बाजी हो या फिर फुटबॉल का मैदान या हो कार निर्माण का काम, चीन में अब इसका जिम्मा इन रोबोट्स ने उठा लिया है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।